अगर आपके कंस्ट्रेंट्स मिक्स्ड हैं तो फिर सिनेरियो क्या बनेगा, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया था। ये आपके पास लेस देन कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था। यहां से हमने ऑप्टिमल लिया था और ये स्लैकनेस से आप करस्पॉन्डिंग भी ले सकते हैं। स्लैकनेस कंडीशन तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। जी, आज प्रॉब्लम हम लेते हैं। अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स मिक्स्ड होंगी, आपके पास लेस देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है और लेस देन इक्वल टू, तो टू कंस्ट्रेंट्स आपके पास लेस देन इक्वल टू है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपको जैसे कहा था कि ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड एम टेक्निक की रिप्लेसमेंट होती है। तो जाहिर है अगर एक भी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इट मीन्स आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई हो सकता है। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड रिप्लेसमेंट ऑफ एम टेक्निक थी। एक और चेंज आप देखोगे कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नॉर्मली प्लस का साइन होता है। प्रॉफिट लेना होता है, कोई मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, तो आपके लिए जो फेवरेबल साइंस हैं इन डिसीजन वेरिएबल्स के साथ वो प्लस ही होते हैं। लेकिन नेगेटिव भी आ सकता है। मसलन मैं एक एग्जांपल आपको, वो जो फॉर्मुलेशन है उसमें 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव बनाते हुए आप माइनस भी कर सकते हैं। तो आपको रीजन बताऊंगा कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नेगेटिव साइन का क्या रोल होता है, क्यों हम किसी चीज को मैक्सिमम में माइनस कर रहे होते हैं। एक इंडिकेशन दे देता हूं, आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हो और कुछ डिस्काउंट भी करना चाह रहे हो, तो मॉडल करते हुए आप डिस्काउंट को नेगेटिव साइन के साथ ऑब्जेक्टिव में भी रख सकते हो। और वो उसका मतलब क्या होगा कि वो भी किसी वेरिएबल के साथ माइनस होगा। जैसे ये माइनस हो रहा है -x2, तो उसकी मीनिंग ये ली जा सकती है कि जैसे ये कितना डिस्काउंट किया जाए ऑप्टिमली कि आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम आए। तो इसकी ये रीजन हो सकती है। स्टार्ट करते हैं हम। आपको याद होगा इस मेथड का कि हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो जहां लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, स्लैक वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे ये दोनों कंस्ट्रेंट्स, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है वहां सरप्लस वेरिएबल आ जाएगा। ये आप कह लें नेगेटिव स्लैक आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये आपकी जो मॉडल है आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। अब इसको एम टेक्निक में सॉल्व करने की बजाय, यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के बजाय डायरेक्टली इसको टेबल में हम प्लेस कर देते हैं। तो ये देखिएगा -4 1 -5 -4 1 -5 और बाकी आपने जीरोस प्लेस कर दिए। इसके अंदर आप देखें 3 4 5 1 0 0 3 4 5 1 0 0 और राइट साइड पे 30। तो इसके अंदर अगर आप देखें 5 8 7 0, यहाँ -1 आएगा 0 और 40। ये आपके पास ये रिजल्ट है। ये -1 है, बाकी सब आपने इधर प्लेस कर दिया। इसी तरह ये भी 4 6 5 0 0 1 36 और ये रिजल्ट आपके पास इधर पड़ा है। जस्ट इसको आपने टेबल के अंदर प्लेस कर दिया। अब सबसे पहला चेक ये होता है कि आप देखते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होल्ड कर रही है या नहीं। तो बताइएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होल्ड कर रही है, उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? बताइएगा प्लीज। नेगेटिव साइन नहीं? हाँ, ये एक नेगेटिव साइन है जिसकी वजह से इसको हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड में इसको हम खत्म करने के लिए इस पूरी रो को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, आप देख सकते हो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो आप पूरी रो को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, इधर ये इसकी बात कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव साइन था। इसको खत्म करने के लिए सारी रो को अगर आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें इस सेकंड वाली को, तो ये
प्लस हो जाएगा। सिर्फ इसको प्लस करने के लिए दोनों साइड्स पे इसको भी और इसको भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें। तो ये देखिए मैंने माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 था -5 हो गया, 8 -8, ये -7, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस लेके आना चाह रहे थे, ये प्लस, और ये 40 भी -40 हो जाएगा। तो आपका अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी आपने होल्ड कर ली। अब आप इसको सिंप्लेक्स मेथड से डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक चीज आएगी कि आपका प्राइमल इनफिजिबल हो जाएगा। तो आपने देखा होगा डुअल सिंप्लेक्स मेथड में प्राइमल इनफिजिबल होता है और आपका स्टार्ट प्राइमल इनफिजिबल से होता है। और दूसरी बात डुअल की कि डुअल क्या होता है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था डुअल फिजिबल भी हो सकता है और इनफिजिबल भी। अगर डुअल फिजिबल है तो हमें सिर्फ इसको फिजिबल बनाना है। तो स्टार्ट यहां से इनफिजिबल, क्यों? ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट होगी तो डेफिनेटली एक नेगेटिव आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, एटलीस्ट अगर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है। उसी नेगेटिव को प्लस करने से आपको सॉल्यूशन में एक वैल्यू एटलीस्ट नेगेटिव आएगी। या जितने वो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स हैं, जितनी वो ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सब में सॉल्यूशन कॉलम में नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए उसको नेगेटिव साइड से, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने, तो इधर उतनी ही वैल्यूज में नेगेटिव आएगा जितने ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होंगे। इसलिए आपका डुअल वर्क ही करता है कि प्राइमल इनफिजिबल। जहां तक डुअल का ताल्लुक है तो डुअल फिजिबल भी हो सकता है और डुअल इनफिजिबल भी। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में डुअल फिजिबल था, इस केस में देखें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में हम कहते हैं जो आपका जेड रो में पड़ा हुआ है एज इट इज, वो आपका डुअल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अगर ये मिनिमम होता तो नेगेटिव ऑफ द जी रो, ये आपका डुअल होना था। तो ये मैक्स है, इसका मतलब है ये जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं ये आपके डुअल की हैं। और आपने देखा होगा डुअल, बल्कि देख रहे हैं कि ये डुअल इनफिजिबल है, माइनस, ये भी माइनस साइन। तो आपका इसमें स्टार्ट हो रहा है प्राइमल इनफिजिबल और डुअल भी इनफिजिबल, क्योंकि प्राइमल भी नेगेटिव एक वैल्यू है और इसमें दो वैल्यूज आपकी नेगेटिव है, इस वजह से ये इनफिजिबल है। तो फिर कह रहा हूं प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने प्राइमल इनफिजिबल और डुअल आपके पास वो फिजिबल था। आपने जस्ट इसको फिजिबल बनाने की अटेम्प्ट्स ली और ये थ्रू आउट आपका फिजिबल ही रहा था। इस केस में ये भी इनफिजिबल है और ये भी इनफिजिबल है, क्योंकि मैक्स है, मैक्स के हिसाब से ये आप इसको इनफिजिबल ही ट्रीट करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। अब ये मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जस्ट गो थ्रू करवाने हैं आपको। ये वही फर्स्ट आइट्रेशन है जो आपको पीछे नजर आ रही है, ये वाली, यही आइट्रेशन को मैंने रीराइट किया, ये आपके सामने है। अब आप देखें इसमें आपको एंटरिंग का डिसीजन भी मिल रहा है और लीविंग का भी मिल रहा है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम जो हमने किया था डुअल सिंप्लेक्स मेथड का, उसमें ये क्योंकि फिजिबल था तो एंटरिंग डिसीजन नहीं मिल रहा था, हमने इसको लीविंग का डिसीजन पहले लिया था और एंटरिंग का डिसीजन ना होने की वजह से नीचे से रेशियो कैलकुलेट की थी। तो रेशियो ने हमें बताया था कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है। इस साइड पे अगर आप देखें आपको रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर से भी लिविंग मिल सकता है, नेगेटिव है। अगर दो वैल्यूज नेगेटिव होती तो मोस्ट नेगेटिव एंड लिविंग करते, तो एक ही है तो हमें लिविंग का डिसीजन मिल गया। जहां तक एंटरिंग है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो एंटरिंग मोस्ट नेगेटिव होता है, वो भी मिल गया। आपको एंटरिंग भी मिल रहा है और लिविंग भी मिल रहा है, तो आपको रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट इधर से ही एंटरिंग और लिविंग का डिसाइड करें और जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करें। तो ये आपका मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग, ये आपका लिविंग। तो आप क्या करोगे, ये आपका पिवटल कॉलम, ये पिवटल रो, तो जस्ट नई कैलकुलेशन करोगे। ये जो पिवट रो है इसको -7 ये पिवट कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करके इधर 1 लेके आना चाह रहे होते हैं। असल में ये हम बनाना चाह रहे होते हैं, ये 1 और इसके ऊपर नीचे जीरोस लेके आना चाह रहे हैं।
आपको पता होगा सिंपलेक्स मेथड हम इस तरह से करते आए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इसकी सारी डिटेल बल्कि पूरे सब्जेक्ट में हम ये रो ऑपरेशंस करते रहे। तो आपने क्या करना है, जस्ट इस पिवटल रो को -7 से डिवाइड करना है। पिवट इसलिए है कि एंटरिंग कॉलम और लीविंग कॉलम का इंटरसेक्शन है ये पिवट कॉलम। तो -7 से डिवाइड करें तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो मैं इसकी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ और एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिटेल आपको पता है। ये आपकी रो आ गई। फिर आप क्या करोगे, रो ऑपरेशंस लगाओगे। आप इस साइड पे ये जो पिवटल कॉलम है ये 0 लेके आना चाह रहे हैं और ये 0 से लेके आना चाह रहे हैं। तो 1 बाई 1 जिस मर्जी रो को ले लें। 0 को अगर कैलकुलेट करना है तो रो ऑपरेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। रो ऑपरेशन में हम क्या करते होते थे, हम करंट 0 माइनस उसका पिवटल कॉलम कोएफिशिएंट -5 मल्टीप्लाइड बाय ये पिवटल रो ये वाली। तो उससे जो हमें रिजल्ट आता था वो हम जी के अंदर प्लेस कर देते थे, ये 0 मेंटेन करने के लिए। फिर इस रो को कैलकुलेट करना है तो इधर 0 लाने के लिए U1 रो है, करंट U1 रो माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट जो कि 5 है मल्टीप्लाइड बाय पिवटल रो, न्यू पिवटल रो। और न्यू पिवटल रो आपकी ये 1 की वजह से ये है। तो इसके साथ जो रिजल्ट आएगा वो U1 इधर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए U3 रो आपने देखनी है, तो करंट U3 रो माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट जो कि 5 है मल्टीप्लाइड बाय पिवटल रो, ये पिवटल रो। तो आपके पास इधर 0 आ जाएगा और ये U3 न्यू रो कैलकुलेट हो जाएगी। कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक, बताइएगा। नो सर। जी, अब आप फिर देखेंगे कि आपको इस साइड पे अगर आप देखें ये रिजल्ट्स सारे के सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, फिजिबिलिटी आ चुकी है। ये अभी फिजिबल नहीं है, अभी भी ये डुअल इसका इनफिजिबल है। और हमने कहां तक जाना होता है, जब तक डुअल भी फिजिबल ना हो जाए और प्राइमल भी फिजिबल ना हो जाए। इट मींस प्राइमल लेवल तक ये माइनस साइन था, इसमें ये इनफिजिबल था। नए सोल्यूशन में ये 10/7, 40/7, 52/7 सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। इट मींस प्राइमल फिजिबल हो चुका है, लेकिन आपको इसको भी फिजिबल बनाना है। तो इट मींस एंटरिंग का डिसीजन ले सकते हैं, लिविंग का रेशियो के साथ देंगे। जिसका डिसीजन नहीं मिल रहा होगा वो लिविंग हो या एंटरिंग हो। जिसका डिसीजन नहीं मिलेगा रेशियो टेस्ट लगेगा। और अगर डिसीजन इजीली मिल जाते हैं वेल एंड गुड। जैसे इधर देखें आपको एंटरिंग भी डिसीजन मिल गया था मोस्ट नेगेटिव, और इधर भी नेगेटिव वैल्यू थी मोस्ट नेगेटिव, तो आपको रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने इसको लिविंग लिया, इसको एंटरिंग लिया। लेकिन इस केस में ये आपका फिजिबल है। इट मींस इधर लिविंग का तो डिसीजन नहीं मिल रहा, एंटरिंग का मिल रहा है ये मोस्ट नेगेटिव। ये मिल गई कॉलम, ये यहां से लिविंग रेशियो लेंगे और रेशियो क्या होती है, सोल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय पिवटल कॉलम। ये एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन आप करते होते हैं। तो 10/7 को इससे डिवाइड करोगे, 10/7 डिवाइडेड बाय 5/7 ये 2 आ जाएगा। 40/7 डिवाइड बाय माइनस, जैसे ही माइनस आया नेगेटिव रेशियो आएगी वैसे ही इग्नोर करनी होगी। 52/7 डिवाइडेड बाय 5/7 ये 52/5 आ जाएगा। तो मिनिमम क्या होगी ये, तो एंटरिंग आपको ऑलरेडी मिल रहा था, मिनिमम रेशियो ने लिविंग दे दिया और आपकी ये बन गई पिवटल रो और ये पिवटल कॉलम। तो ये आपका पिवट। अगेन अब मुझे कैलकुलेशंस बताने की जरूरत नहीं, एक और आइटरेशन कैलकुलेट कर लेंगे आप। इसमें जो प्राइमल की वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की वो आ जाएंगी 2, 6, 6 यानी U2 2, X3 6, U3 6 ये प्राइमल की। और डुअल की वैल्यूज आपकी क्या आ रही है, अभी भी एक नेगेटिव है, डुअल अभी भी इनफिजिबल है। तो ये फिजिबल, प्राइमल फिजिबल, डुअल इनफिजिबल। इट मींस ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हुई। एंटरिंग -1 को करेंगे, अगेन एक नई कैलकुलेशन आएगी आपके पास और वो होगी ये, ठीक है।
इस कैलकुलेशन को मैं एज्यूम कर रहा हूं आप कर लेंगे। ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ये आपका प्राइमल सोल्यूशन और ये आपका डुअल सोल्यूशन। डुअल सोल्यूशन में देखें सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो चुकी हैं, इट मींस ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई है। आपका प्राइमल भी फिजिबल हो चुका है और डुअल भी फिजिबल हो चुका है, इट मींस आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई। अब आप क्या करोगे, इसी को आंसर कर दोगे या कोई और इंडिकेशन भी आपको मिल रही है इसमें, बताइएगा प्लीज। माइंड में रखना है जब भी आपका प्राइमल आ जाए यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए तो देखना है कहीं ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये देखिएगा आपका, ये आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं u2, x3, x1। ऑब्जेक्टिव रो में इनके क्वोशिएंट तो जीरोज होते ही, मतलब x1 0, x3 0, u2 0, ये तो जीरो होंगे। जो अगर कोई मिसिंग वेरिएबल है जो नॉन बेसिक है, अगर उसका कोएफिशिएंट भी जीरो है, जीरो में, इट मींस आपका अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है। तो इसमें मिसिंग कौन सी है, x2 मिसिंग है, आप देख लें x2 7 नॉन जीरो है, इट मींस यहां से तो इंडिकेशन नहीं मिल रही, होना चाहिए नॉन जीरो, नॉन जीरो ही है। u1 मिसिंग है, u1 ये देखिए ये जीरो आ गया, हालांकि जो इसमें मिसिंग है उधर वैल्यूज होनी चाहिए नॉन जीरोस, और अगर जीरो है तो इट मींस ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा केस में आप क्या करते हो, अगर फर्दर एक और सोल्यूशन देखना चाह रहे हो तो आप उसी नॉन जीरो वेरिएबल जिसके z इक्वेशन में कोएफिशिएंट जीरो आ रहा है उसी को एंट्रिंग बना सकते हो। तो मैंने इधर एंट्रिंग बना लिया, क्योंकि वैसे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, एंट्रिंग मिल ही नहीं सकता, लेकिन ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको एंट्रिंग बना लें। उसी तरह ये नेक्स्ट साइड में देखते हैं, इसको मैंने एंट्रिंग बना लिया और जाहिर है ये एंट्रिंग कॉलम है और ये सारी फिजिबल वैल्यूज हैं, तो लिविंग तो नहीं पता चलेगा, लेकिन रेशियो लगा के आप लिविंग ले सकते हो। तो फिर सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय पिवटल कॉलम, 34/5 डिवाइडेड बाय 3/5, ये आ जाएगा। 12/5 डिवाइड बाय 4/5, 3 आ जाएगा, और ये नेगेटिव की वजह से इसको इग्नोर कर देंगे। तो कौन सी है अपनी मिनिमम रेशियो, ये वाली, तो इट मींस x3 लीव होगा, और आप ये जो नॉन बेसिक है जिसका कोएफिशिएंट जीरो है, इसको एंट्रिंग बनाया हुआ है, ये एंटर हो जाएगा। तो u1 एंटर हो रहा है और x3 लीव हो रहा है, तो यहाँ पे x3 की जगह पे u1, और अगेन वही कैलकुलेशंस, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास ये न्यू सॉल्यूशन आया। आप देखिए अल्टरनेटिव ऑप्टिमा क्या होता है, सॉल्यूशन सेट तो नया मिल जाता है, लेकिन आपकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू ये चेंज नहीं होती, 36 है वही 36 रही। जिन लोगों की प्रेजेंटेशन स्पेशल केसेस पे थी उनको तो ये चीज याद भी होगी, दूसरे लोगों को भी याद होगी। इट मींस आपका अगेन ये फिजिबल और इसका डुअल भी फिजिबल, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। एक और सॉल्यूशन ऑप्टिमम आपको मिल गया, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस टोटल होते हैं इनफाइनाइट। तो आप कह सकते हो इसको फर्दर सॉल्व करना चाह रहे तो कर सकते हो। अभी भी इसमें जो बेस ये जो जीरो है x3 मिसिंग है और इसको कोएफिशिएंट जीरो है, इट मींस ये एंटर होके अगेन नया आपका कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट कर सकता है। तो आप इसको भी एंटर करके फर्दर सॉल्व कर सकते थे। बहरहाल आपको डुअल सिंप्लेक्स बताना था, तो डुअल सिंप्लेक्स में अगर कोई स्पेशल केस एग्जिस्ट कर रहा है तो डुअल सिंप्लेक्स का ये केस मैंने दिखा दिया कि अगर आपका रेगुलर केस था फिर भी इसने सॉल्व हो जाना था, आपका प्राइमल फिजिबल हो जाना था, डुअल फिजिबल आप वहीं पे स्टॉप कर दें और वही उसका एक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर अल्टरनेटिव ऑप्टिमा वाला केस है तो उस केस में भी आपका होना ये था कि आपका प्राइमल फिजिबल, डुअल फिजिबल स्टॉप कर सकते थे, लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एक और कॉर्नर पॉइंट आप देख सकते थे कि फर्दर एक आइटरेशन और सॉल्व करके देख सकते हो। जी बताइएगा,
डुअल सिंप्लेक्स मेथड यहाँ तक वाइंड अप हो गया। आप लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स के साथ भी करके दिखा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स के साथ भी करके दिखा दिया, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर नेगेटिव प्लस दोनों किस्म की वैल्यूज है तो जाहिर है एट द स्टार्ट वो आपका डुअल सॉल्यूशन ऑप्टिमलिटी कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। इट मींस एंटरिंग भी करनी पड़ेगी और लिविंग भी करनी पड़ेगी इस तरह के प्रॉब्लम में डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो बताइएगा डुअल सिंप्लेक्स मेथड आपको आइडिया हो गया? यस सर। जी, दूसरे स्टूडेंट्स जरा बताएंगे, कोई इश्यू तो नहीं है? ये वही क्लास है ना जो बोलती नहीं है, जिसको क्वेश्चन करें और वो, ये वही क्लास है ना? जी सर। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक और जो आपका फाइनल टॉपिक है वहां पे स्विच करने लगा हूं मैं, और वो है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उसका टाइम इसलिए ले रहा हूं कि वो एक लेंथी टॉपिक है, उसको कवर करने के लिए तकरीबन 1.5 लेक्चर्स है। ये हाफ लेक्चर आज मुझे मिल रहा है, थोड़ा सा उसकी बेस बनाते हैं और लास्ट लेक्चर में हम उसको वाइंड अप कर देंगे। तो आप उससे पहले ये नया टॉपिक हम स्टार्ट करें, लास्ट टॉपिक, तो आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। आप कुछ इनपुट देना चाहें और बेहतर करने के लिए कोर्स की, वो बता दें। कोई चीज पेंडिंग अगर रह रही है वो मुझे रिमाइंड करवा दें, ताकि ये आपसे इनपुट लेने के बाद मैं कॉन्फिडेंस के साथ अगले टॉपिक पे स्विच करूं। जी, कौन बताएगा, कौन फीडबैक? मॉडल जो है उसकी आपने एक असाइनमेंट देनी थी, उसका हमने कुछ भी नहीं किया। किसकी असाइनमेंट? एलपी मॉडल जो नहीं है, कंस्ट्रक्शन उसकी। अच्छा, फॉर्मुलेशन की, हाँ वो असाइनमेंट नहीं हो सकी। जैसे ही मैं आपके ये फॉर्मुलेशन के वीडियो लेक्चर्स आते हैं ना, आपको मैं दूंगा कि जी ये वीडियो, ये जब उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मैं उसकी ना 4 to 5 एग्जांपल्स सॉल्व आपको स्लाइड के अंदर डाल दूंगा। वो आप देख लोगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया गया। बजाय इससे, अब आप टाइम नहीं है, आप भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स कर रहे होगे तो उसकी असाइनमेंट का टाइम तो नहीं है, लेकिन आपको एक डिफरेंट एंगल से पता चल जाएगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स को किस तरह से मॉडल किया जाता है। तो आप यही समझ लें 4 to 5 केसेस सॉल्व आपको मिल जाएंगे। इस तरह से गुजारा हो जाएगा, बताइए। यस सर। उससे आपको क्वेश्चन की नेचर का पता चल जाएगा, और अगर आप कहते हो कि मैं उसको आपको सॉल्व करने के लिए दे दूं, ये अटेम्प्ट भी ली जा सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उसमें से आना है। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं उसके सॉल्व आपको उसके सॉल्यूशंस दे दूं और सिर्फ आप उनको गो थ्रू कर लें, देख लें, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सुन लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि फॉर्मुलेशन किस तरह से करते हैं। आप बिल्कुल, आपने सही गेस किया कि ये हमारी एक असाइनमेंट रहती है इसमें, और क्विज भी उसमें हमने नहीं लिया। अब 5 क्विजेस हम ले चुके हैं और मजीद क्विज ले नहीं सकते। अगर आप देना चाहते हो फॉर्मुलेशन पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा भी माइंड यही था कि 5 में से बेस्ट 4 उठा लिए जाए। ये लास्ट वीक है, अब आप और भी सब्जेक्ट्स पे प्रिपेयर कर रहे हो, अगर ये भी प्रिपेयर कर रहे होगे तो आई थिंक आप सजेशन दे सकते हो किस तरह से करना चाहिए। आपको वो सॉल्व जो आपको मैं दे दूं प्रॉब्लम्स, या आप असाइनमेंट लेना पसंद करेंगे, या उसके ऊपर एक क्विज देना पसंद करेंगे? जी, टॉपिक हमारा वो कंप्लीट हो चुका हुआ था स्टार्ट पे, सिर्फ असाइनमेंट का अभी ये पेंडिंग था। जी बताइएगा। सर आप उसका एक क्विज ले लें। एक क्विज ले लें। जी, दूसरे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? सर क्विज ले लें आप। ठीक है, यानी 6th क्विज ले लें आपका? यस सर। यस सर, कोई मुझे अगर 6 क्विज सिलेक्ट कितने होंगे? जी, सिलेक्ट कितने होंगे? सिलेक्ट तो 4 ही है, बेस्ट 4 ही, लेकिन इस क्विज का ये होगा तो फिर मुझे आपको सॉल्यूशन नहीं देने होंगे, वो फिर जो आपने अभी तक किया है रिकॉर्डिंग में वही चीज आ जाएगी, लेकिन वही उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे देख के पूछ सकता हूँ।
या बताएं किस तरह से इसको किया जाए। तो वो सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उनमें से ही मैंने एक क्वेश्चन देने हैं आपको क्विज में सॉल्व करने के लिए, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि फॉर्मुलेशन किस तरह से करते हैं। ठीक रहेगा ये? बता दीजिए Sir, solve the examples. सॉल्व एग्जांपल दे दी तो फिर क्विज लेने का फायदा क्या है? तो क्विज ना लेना, ये मैं कह रहा हूँ। सर हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। सर बहुत चीजें एक साथ चल रही हैं। जी जी, किन लोगों ने क्विज का कहा था उनसे भी दोबारा बात करते हैं। ये नदा सर अनम, अगर आप क्विज ले लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, वैसे तो हमने एंड पे जाके पढ़ना होगा ना। यस सर, प्रैक्टिस तो वैसे भी क्वेश्चन की आप कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर। अच्छा इसमें बेस्ट 4 लेने हैं। क्विज वाली ऑप्शन भी ठीक है, अगर ले लिया जाए तो ठीक है, आपका 0 आ जाए, फर्ज करें किसी का 0 आ जाता है तो बेस्ट 4 में वैसे ही रिमूव हो जाएगा। और सर अगर ये क्विज अच्छा हो गया तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो फिर देख लें एग्जाम में आपको कम से कम ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये भी यस आइडिया। सर, बिल्कुल। जी है सर, क्या ख्याल है? सर मैं तो नहीं वाउच करना चाह रहा, लेकिन मेजॉरिटी लग रही है क्विज की, तो ले लें। आपकी आवाज दोबारा से बताइएगा। मैंने कहा मैं नहीं वाउच करना चाह रहा इस ऑप्शन के लिए, लेकिन सिंस मेजॉरिटी कह रही है तो फिर ले लें। अच्छा, तो फिर क्विज कब देंगे? अब तो मेरे ख्याल में हम वाइंड अप करने में हैं। थर्सडे थर्सडे मैं चाह रहा या हूँ, सर वीकेंड पे ले लें, सैटरडे को ले लें। पर मैं चाह रहा हूँ मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम भी मिल जाए, वो आपकी फॉर्मुलेशन इसी बहाने से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। वैसे रिकॉर्डिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है और अपने आप को प्रिपेयर करना, तो मैं भी आजकल इवैल्यूएशन में बिजी हूँ आप लोगों की, तो उस केस में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं चाह रहा था रिकॉर्डिंग के करने के बाद आपको क्विज दिया जाए, इस बहाने मेरे माइंड में होगा कि मैंने रिकॉर्डिंग पहले करनी है, फिर बाद में वो संडे तक हो जाएगी, संडे को ले लें क्योंकि मेरा सर लैब नेक्स्ट वीक फाइनल है कर फ्राइडे दीजिए। को। जी बेशक मंडे को कर लें आगे। अब एक वीक फ्री है ना आपका नेक्स्ट? नहीं सर, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। इवैल्यूएशन हो रही है अभी तक? इवैल्यूएशन भी मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बाकी ये प्रेजेंटेशंस। अच्छा सही। मैंने अभी आपकी भी देनी है कल। हाँ आप इधर से भी पेंडिंग किया हुआ है आपने, सही। तो फिर ऐसे ही कर लें, बताएं क्विज कब लिया जाए नदा? सैटरडे नाइट। सैटरडे? सर सैटरडे को मेरा लैब फाइनल है, सो सैटरडे के बाद कभी भी। फिर सर संडे संडे को नाइट। तो इस तरह तो ऑप्शन फाइनल ही नहीं होगी। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, तो मैं चाह रहा हूँ संडे सर सही है ना ठीक है। सर? संडे ठीक है। साजिद संडे ठीक है। संडे मैं वीकेंड कभी अपना ना जाया नहीं करता, तो फर्स्ट वीकेंड मैंने जो जाया किया है 2 दिन मैं सिस्टम पे बैठा रहा और बड़ा मुश्किल हुआ है। सैटरडे संडे बच्चों के लिए होते हैं, उनको घुमाने फिराने आउटिंग के लिए इधर उधर, तो वो दो दिन मैं ऐसी सिस्टम पे बैठा रहा हूँ, तो बच्चे भी मेरे कह रहे थे कि ये आप क्या कर रहे हैं सैटरडे संडे। तो मैंने कहा जाहिर ही है। सर फिर आप सुबह क्विज ले लिएगा ना, 10, 11, सर आप 12। मंडे को ले लें। वैसे क्विज में मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने तो क्विज पोस्ट करके आराम से क्विज बैठ जाना। पोस्ट कर देना आपने, बस सिर्फ सुबह कर दिएगा। ये किया जा सकता है। तो फिर ऐसे करता हूँ, मैं आपको ना ईमेल दूसरी क्लास से भी डिस्कस कर लेता हूँ, तो मैं आपको ना इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप लोगों ने ना, वो मैं आपको इन्फॉर्म उसका टाइम और डेट ठीक रहेगा। ठीक है तो सर। उससे पहले रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी होगी, आप वो देख चुके होंगे इंशाल्लाह, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो अभी आप लोगों की प्रेजेंटेशन वैसे ठीक रही है कल सबकी? जी सर। सर आप मार्क्स भी बता दें। मार्क्स क्योंकि ये फाइनल में चली गई है, तो मार्क्स मेरे ख्याल में फाइनल के साथ बताने थी ना, सेशनल से निकल गए हैं। सेशनल आपको एग्जाम से पहले बताने होते हैं ना? ये सर हमें पता चलेगा ना कि फाइनल में कितनी तैयारी करनी है। अब कुछ लोगों ने तो ऐसे प्रेजेंटेशन दी है कि जैसे
भाई ऐसे गुजर रहे थे, गुजरते हुए कह दिया कि सर चलो सुनिए हमसे। तो कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने वाकई उनकी वर्किंग थी। तो इधर जो स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, मैं ऐसे हिंट नहीं दूंगा, पर ओवरऑल क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन था तो मैंने अपने तौर पे कोशिश की है कि इतने ज्यादा मार्क्स ना कम किए जाएं आपके, क्योंकि एक ऑनलाइन फेस टू फेस इंटरेक्शन और होती है, ऑनलाइन और होती है। तो ऑनलाइन का जो एडवांटेज है वो ऑनलाइन टीचिंग की वजह से आपको देना पड़ता है। तो इसलिए ओवरऑल तो मैंने एक बॉटम लाइन फिक्स कर ली कि इतने मार्क्स ये बॉटम पे रख लिए उसके हिसाब से। तो मैंने देखा आपका W2 सेक्शन है, हाँ W2 सेक्शन की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ये मुझे इतना याद है। सिवाय मैंने एक नहीं दी इसीलिए सर। एक आध ग्रुप के W2 में मेरे ख्याल में एक या दो ग्रुप के पूरे मार्क्स दिए हैं मैंने। यानी मुझे उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी और मैंने उनको पूरे मार्क्स दिए। अब वो चलें बता देता हूँ, मैं बता दूं? जी सर बता दें। बता दे सर। बताने में जिनको नहीं बताया जाएगा वो माइंड कर जाएंगे, तो रहने दे। सर आप अच्छा, हिंट दे दे। नहीं हिंट पे नहीं सर देना, बता रहने दें दे। सर। ये वो आप ऐसे करें, ये मार्क्स जो है ना वो जाहिर है, पता प्रॉब्लम क्या होता है, ये रिलेटिव मार्किंग है। तो अगर एक ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए, और अगर किसी ने ठीक परफॉर्म नहीं किया तो उसको उसके लेवल के मार्क्स नहीं देने चाहिए। रिलेटिव मार्किंग में अगर मार्क्स ना काटे जाएं तो ये ज्यादती है उस उनके साथ जिन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। तो एक यानी एग्जाम है ना, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तो उस हिसाब से मैंने देखा है। हालांकि ये ऑनलाइन टीचिंग का बेनिफिट आपको दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है तो वो डिफरेंस क्रिएट ना किया जाए। तो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और किया जाना चाहिए, तो वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ऐसे करता हूँ मैं, चलिए ये करता हूँ, फाइनल एग्जाम से पहले ही आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा सेशनल के साथ में। सेशनल तो इस वीक में फाइनल हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सेशनल के साथ वो नहीं आएंगे। आपका जब आप पेपर फाइनल का आपका होगा उससे पहले आपको उसके मार्क्स उनके पोर्टल पे करूंगा, तो इंडिविजुअल मिल जाएंगे सब, ठीक है। बहरहाल अभी जो मुझे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं ठीक है सारे, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर सेशनल में आपने मेरे 2 क्विजेस चेक करने थे, आपने कहा था जब सेशनल फाइनल करूंगा। अभी भी एक देखें, मुझे आपका बिल्कुल केस याद है, और आपको अंदाजा नहीं, इवेल्युएशन तकरीबन 10 इवेल्युएशन अगर पर सेक्शन हो और 3 सेक्शन हो तो आपको अंदाजा नहीं कि बर्डन कितना होता है। तो क्यों में चीजें लगी होती है, मुझे याद है आपका केस, पता नहीं कितने दिनों ठीक है से सर। लगा हुआ है। तो वो सर और मेरा कोई ग्रुप तो नहीं था ना प्रेजेंटेशन में, वो रेड बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे ना ग्रुप। आपका नहीं था, तो आप सिंगल ही हो, आप वैसे भी ठीक सिंगल। है सर। वो आपने एक सैश पहनी हुई है अब आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे, तो वो जी सैश सर, मैंने डीन कहा अवार्ड। किस चीज की? डीन अवार्ड। डीन ऐसे यूएलटी का? यस सर। अच्छा अच्छा, मैंने देखा, मैंने कहा शायद अब वो आर्मी के मैं आर्मी के सेटअप से आया हूँ, आर्मी की यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे भी कुछ इस तरह का कल्चर होता है सैश का। तो मैंने कहा शायद आपकी स्कूलिंग या कॉलेज की जो है एजुकेशन वो शायद आर्मी सेटअप से है। चले, नहीं सर। अच्छा वो इतनी छोटी पिक्चर होती है तो सैश नजर नहीं आ या रही थी। तो डीन अवार्ड, और भी कोई है डीन अवार्ड वाला इधर? यस सर। कौन है? सर मनान। मन्नान, आप भी डीन अवार्ड में हो? यस सर। अच्छा, प्रेजेंटेशन में तो इतना ही नजर आया है मन्नान? सर इंटरनेट इशू था। अच्छा अच्छा, इंटरनेट इशू, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, अच्छा इस टॉपिक में मैं, क्योंकि ये टॉपिक वाइंड अप करने हैं, नेक्स्ट क्लास तक लेके जाने, तो
आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसको ये देखेंगे कि मैंने रेडी मिक्स के ऊपर ये अटेम्प्ट लेनी है, तो आपको रेडी मिक्स एक दफा और गो थ्रू करना होगा। और जाहिर है फॉर्मुलेशन में भी पहला प्रॉब्लम मैंने रेडी मिक्स का ही लिया था और एक्सटीरियर पेंट इंटीरियर पेंट इसकी फॉर्मुलेशन की थी। तो वही एग्जाम्पल मैं स्टार्ट पे लेता हूँ, ये वाली। इस एग्जाम्पल का आपको पता होना चाहिए ये मॉडल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर हमें इस टॉपिक का पता चलेगा। एक्चुअली मैंने आपसे कहा था, शायद दूसरे सेक्शन में कहा था, कि जब मैं इस सब्जेक्ट को वाइंड अप करूंगा तो जो लोग मेरे साथ साथ इसको सीख रहे हैं, जाहिर है कुछ ग्रेड्स के लिए भी पढ़ रहे होते हैं, उनको मैं कहते हैं ये पढ़ रहे हैं, और जो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि एक नई प्रोग्रामिंग है जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, और उनकी लाइफ में एक टेक्निक का इजाफा हो रहा है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और ऑप्टिमाइजेशन का उनको आइडिया हो गया। ना सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का आइडिया हो गया बल्कि लीनियर प्रोग्रामिंग का आइडिया हो गया। जो लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उनके लिए ये मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं कि जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो वो फील करेंगे कि जैसे एक मूवी लगी होती है और उसका हैप्पी एंड हो रहा होता है। तो बाज दफा हम कहते हैं यार मूवी तो बहुत अच्छी थी लेकिन इसका एंड ठीक नहीं था, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनका एंड भी हैप्पी एंड होता है। तो मैं इस कोर्स को भी उसी तरह से लेके जा रहा हूं कि जब मैं इसको वाइंड अप करूंगा इस टॉपिक के बाद, तो जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो लोग इसको सीख रहे हैं, वो फील करेंगे कि इस सेमेस्टर का भी हैप्पी एंड हो रहा है। और हैप्पी एंड इस सेंस में कि उनको वो हर चीज पता चल चुकी होगी और लास्ट लेक्चर में ही ये चीजें वाइंड अप होंगी। मसलन मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं, आप डुअल वेरिएबल्स y1 y2 y3 y4 इनके बारे में अभी भी नहीं यही पता ये क्या चीजें हैं। x1 x2 x3 का तो पता है। अगर मैं ये एग्जांपल यही ले लूं, ये आपके सामने है, इसमें x1 और x2 प्राइमल प्रॉब्लम है, तो आपको पूरे मॉडल का पता है कि x1 क्या है। x1 है आपका अमाउंट ऑफ एक्सटीरियर पेंट और x2 क्या है, अमाउंट ऑफ इंटीरियर पेंट। तो प्राइमल प्रॉब्लम क्योंकि आप मॉडल कर रहे होते हो, आप ही ने डिसीजन वेरिएबल्स लिए होते हैं, तो आपको पता होता है कि ये वेरिएबल किस चीज के हैं, ये है क्या चीज। ये वेरिएबल अननोन वैल्यू, इस अननोन तो है ये वैल्यू, लेकिन ये अननोन वैल्यू एक्चुअली है क्या। तो प्राइमल के केस में आपको कंप्लीट आइडिया होता है ये वेरिएबल्स किस चीज की हैं, क्योंकि आप उन्हीं को डिसीजन वेरिएबल्स मानते हो और फिर उन्हीं को ही मॉडल कर रहे होते हो, उन्हीं को यूज करते हुए आप एलपी मॉडल बना रहे हो। तो आपको प्राइमल का कंप्लीट नॉलेज होता है कि जी ये अननोन वेरिएबल x1 x2 अगर x3 भी है, ये है क्या चीज। तो इस रेडी मिक्स में x1 आपकी है, ये वेरिएबल जो डिसीजन वेरिएबल x1 लिया गया था वो आपका एक्सटीरियर पेंट के लिए लिया गया था और x1 x2 इंटीरियर पेंट के लिए लिया गया था। लेकिन जैसे हम इसका डुअल लेते हैं, और मैंने डुअल लेके दिखाया भी है इसमें, तो आपके डुअल के 4 वेरिएबल्स आते हैं इसी प्रॉब्लम में, y1 y2 y3 y4। एक क्वेश्चन आता है कि ये y1 y2 y3 y4 जिस तरह हमें x1 और x2 का पता है, तो हमें y1 y2 y3 y4 का भी पता होना चाहिए। तो ये क्या चीजें, जब तक ये एड्रेस ना हो तो मैं समझता हूं कि इस कोर्स की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। तो आपको पता ही नहीं है, आपको सिवाय इसके कि ये डुअल वेरिएबल्स है और कोई, अगर इसको मैं वाइंड अप ना करूं इस तरह से, तो इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं होगी। अब इतना जरूर पता है जो स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब वो मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि ये y1 y2 y3। चलें पहले पूछते हैं, अभी तक आपको क्या पता है कि ये y1 y2 y3 क्या है, कोई आइडिया है हमारा? मैंने वैसे इंडिकेट नहीं किया था, लेकिन हम लेक्चर में इस प्रोसेस से गुजर के जा चुके हैं। अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा, जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आपको याद आ जाएगा कि ऐसी बात हुई थी। जी बताइएगा किसी को आइडिया हो y1 y2 y3 y4 क्या चीजें हैं। ये शुरू के 2 लेक्चर्स में बात हुई थी जब मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा था, और शायद लीस्ट अपर बाउंड मैं हिंट भी दे देता हूँ, उस लेक्चर में ये बात हुई थी। कोई बताएगा ये वेरिएबल्स किस चीज का नाम है? सर लोअर बाउंड का जो सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं।
नहीं, इनका मैंने एक पर्टिकुलर नेम यूज किया था। वो नेम मुझे पता है कि उस वक्त मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया था, खुद ही छोड़ा था आखिरी लेक्चर के लिए, लेकिन अगर किसी की वो माइंड में वो क्लिक आती है तो वो बता सकता है कि ये y1 y2 y3 असल में क्या, किस चीज का नाम है, ये है क्या चीजें। तो यही मैं बात कर रहा हूं। जब आपको ये मैं इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कंप्लीट करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की हैप्पी एंडिंग हुई है और मैंने इसमें तमाम चीजों को एड्रेस कर लिया, वो आप तक मैसेज पहुंचा दिया। और शुरू में मैंने ये भी कहा था इस सब्जेक्ट को, ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो पढ़ने के बाद दीवार पे मारा जाए, ये आप रियल लाइफ में यूज भी करोगे। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको इनके एप्लीकेशन एरियाज बताऊंगा कि इन एरियाज में ये यूज हो सकते हैं। तो खैर हमारे पास इसके प्रोजेक्ट का टाइम नहीं था, बल्कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी कि इसकी केस स्टडी दे दी जाए। तो स्टूडेंट्स इतने इधर उधर सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो वो इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। ये तो ये एमएस में स्टूडेंट, अगर आप में से कोई एमएस में जाता है और बाद में कोई इसके ऊपर रिसर्च करना चाहेगा, वो केस स्टडी बनाना चाहेगा, वो मुझसे जरूर रब्ता करे, वो फिर इसकी हैप्पी एंडिंग को और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी इसी केस स्टडी के लिए फुल फ्लैज 6 मंथ्स चाहिए, तो इसलिए आपको इस लेवल पे प्रोजेक्ट देना वो एक नाइंसाफी वाली बात थी, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अदरवाइज एक ऑप्शन थी कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए केस स्टडी के तौर पे, तो उसमें आपका बर्डन, आप इस सब्जेक्ट में फॉर्मुलेशन करना इतना आसान काम नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने उसको नहीं यूटिलाइज किया उस एक्टिविटी को। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने y1 y2 y3 में इनको मैंने मल्टीप्लायर्स कहा था। मल्टीप्लायर आपने देखा होगा उस स्लाइड के अंदर हमने एक थर्ड केस लिया था, हम उसको मल्टीप्लाई करके उसकी लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना चाह रहे थे। कोई याद आया आपको? किसी के ज़हन में आई बात? जी, तो मैं आपको वैसे प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में वो मल्टीप्लायर दिखाऊंगा भी, कहाँ मैंने इसकी बात की थी मल्टीप्लायर, और इस टॉपिक में तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा ये वेरिएबल्स है क्या चीजें। तो अभी हम जरा इस एग्जांपल को गो थ्रू करते हैं, और ऑलरेडी आप जानते हैं, तो मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल में बताने के बाद सीधा हम चले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन पे बात करने लग जाएंगे। तो अभी देखें, आपके पास ऑलरेडी ये चीजें जानते हैं, सिर्फ गो थ्रू करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपने इसको सुन के आना है। अगर आपने नहीं सुन के आना तो मैं इधर पोस्टपोन कर देता हूँ, उसी लेक्चर में बात हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और या आपने जो मैंने बात करनी है ये आपने लेक्चर सुन के आना है, और वो ये है कि आपका ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये M1 मटेरियल की रो है। 2 रिसोर्सेज हैं जो एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट में यूज हो रहे हैं, यानी एक्सटीरियर पेंट को बनाने में 6 टन M1 यूज हो रहा है और 1 टन M2 यूज हो रहा है एक्सटीरियर के 1 टन में। इसी तरह इंटीरियर पेंट के 1 टन में 4 टन M1 और 2 टन M2 यूज हो रहा है। और हमारे पास इधर रिसोर्सेस क्या है, हमारे पास वो सिर्फ है M1 और M2। और अगर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन सीखनी हो तो ये जो दूसरी कंस्ट्रेंट्स होती है ना, डेली डिमांड, मार्केट डिमांड, उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हम इसको समझने के लिए सिर्फ वो रिसोर्सेज लेंगे जिनसे वो चीज बन रही है। तो अब एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट 2 ही मटेरियल से बन रहा है, एक M1 है और एक M2 है। तो इसलिए ये जब मॉडल हमने बनाया तो हमने इसमें देखा मटेरियल M1 की एक कंस्ट्रेंट लेंगे, क्यों? ये एक फार्मूला के तहत M1 यूज हो रहा है। टोटल अवेलेबल 24 टन होता है आपके पास M1, और उसकी यूटिलाइजेशन यूसेज M1 की 6 टन एक्सटीरियर पेंट में, 4 टन इंटीरियर पेंट में। तो यहां रो को पिक करेंगे ना कि कॉलम। क्यों? हमने जो रिसोर्सेज हैं उनको देखना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 24 टन अवेलेबल है M1 और यूज कितना हो रहा है, 1 टन में 6 टन
और इसके एक टर्म में 4 टर्न्स यूज हो रहा है, और x1 टर्न्स और x2 टर्न्स वो हमें हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, उसमें देखना है ये कितना यूज होता है। तो हमारे लिए ये कंस्ट्रेंट बनती है एक टर्न में 6 टर्न्स, तो x1 टर्न्स में 6x1, ये यूजेज है m1 की एक्सटीरियर पेन में, और 4 टर्न m1 इंटीरियर पेन में, यानी एक टर्न में 4 टर्न्स, x2 टर्न्स में 4x2, तो ये 4x2 ऐड कर दिया, तो 4x2 ये है अमाउंट ऑफ m1 यूज्ड इन इंटीरियर पेंट। तो ये आपके पास m1 की यूजेज है एक्सटीरियर पेंट में, और ये m2 की टोटल यूजेज है इंटीरियर पेंट में, ये टोटल अवेलेबिलिटी। तो ये दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये m1 की इतनी यूजेज एक्सटीरियर में है और इतनी यूजेज इंटीरियर में है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल m1 की यूजेज होगी मटेरियल m1 की दोनों पेंट्स के अंदर। दोनों पेंट्स के अंदर मटेरियल m1 टोटल ये यूज हो रहा है और ये अवेलेबल है। तो x1 x2 अभी हमें पता नहीं है, ये पता होगा तो फिर हम देख भी सकते हैं कि ये सारा का सारा कंज्यूम हो गया है या नहीं। तो आपकी ये कंस्ट्रेंट इस तरह से बनी थी, माइंड में रखना है आपने, ये आपकी अवेलेबिलिटी है m1 रिसोर्स की और ये यूजेज है। तो यूजेज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 24, या तो ये सारा का सारा यूज हो जाएगा ये 24, x1 और x2 वो वैल्यूज होंगी जिनको हम प्लेस करेंगे तो ये 24 कंप्लीट हो जाएगा, 24 इक्वल टू 24 हो जाए तो इट मींस ये सारा का सारा यूज हो गया है। और अगर ये सारा का सारा यूज ना हो, ऑप्टिमल आंसर x1 और x2 हमारे पास आ जाए, लेकिन ये फर्ज करें 22 हुआ है, तो इट मींस 2 टर्न्स बच गए हैं आपके m1 के। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कंस्ट्रेंट है ये m1 रिसोर्स से रिलेटेड है और ये m2 रिसोर्स से। तो m2 भी इसी तरह है, ये m2 रो देखें, अवेलेबल है 6, 1 टन m2 यूज हो रही है 1 टन एक्सटीरियर पेंट में, तो 1 टन m2 1 टन में यूज हो रही है और x1 टन्स एक्सटीरियर पेंट में कितनी m2 यूज होगी वो 1x1 आप ले लोगे। तो 2 टन इसके यूनिट में, तो x2 टन्स में कितना होगा 2x2। तो ये टोटल यूजेज है m2 की और ये टोटल अवेलेबिलिटी है m2 की। तो आपकी यूसेज ऑफ m2 ये लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ m2 के साथ, और ये मार्केट डिमांड्स थी, इनको हम इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में नहीं लेंगे, हमें यहीं से पता चल जाएगा कि ये आपकी डुअल वैल्यूज होती क्या है। जी, ये मैंने आपके सामने रखा प्रॉब्लम प्राइमल का, एक्सटीरियर पेंट इंटीरियर पेंट जो मॉडल किया है रेडीमिक्स, ये वो है आपके पास। डुअल लेने के लिए ये देखें y1 y2 y3 के साथ आप लेते हो और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो दीज आर मल्टीप्लायर्स। पहला इंप्रेशन इनके बारे में जो मिलता है वो ये है, ये मल्टीप्लायर्स है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ पे मैंने इसको, चले आज के लेक्चर में ही हम देख लेते हैं ये मल्टीप्लायर्स कैसे हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आराम से काम कर सकें, सिर्फ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन पे बात करें। तो ये है मल्टीप्लायर्स, आप इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करके ये ऑब्जेक्टिव बना रहे थे और फिर इस कॉलम से आप इसकी कंस्ट्रेंट निकाल रहे थे 6 और इसको मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई किया 6y1 प्लस y2 माइनस y3 और ये 0 है, तो ये कंस्ट्रेंट निकाली थी। इसके साथ भी अब इन मल्टीप्लायर्स को 4y1 2y2 1y3 1y4 और इसके साथ आपने राइट हैंड साइड ये 4 दिया था। तो ये असल में आपको ये जो मिल रहा है ये मल्टीप्लायर्स है। बाद में आप इसको भी सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करके या ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट से एम टेक्निक से सॉल्व करके या डुअल सिंप्लेक्स मेथड से, अब आपको बहुत सी चीजें आगे समझ आ गई होंगी। तो अब आप देख सकते हो इस प्रॉब्लम को मैं एम टेक्निक से सॉल्व कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं डुअल सिंप्लेक्स से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे
वैल्यूज क्या मिलेंगी, ये y1 y2 y3 y4 ऑप्टिमल लेवल पे इनकी वैल्यूज क्या है ये मिलेंगी, और वो हमने देख चुके हैं, ये भी सॉल्व किया हुआ है सिंपलेक्स मेथड से, और ऑप्टिमल वैल्यूज ये सेट आया था। तो इसमें हमने कहा था x1 एक्सटीरियर पेंट 3 टन्स, इंटीरियर पेंट 1.5 टन्स, u1 0, u2 0, u3 5/2, u4 1/2, और प्रॉफिट कितना आ रहा है 21। और मैंने आपको ये भी उस वक्त बताया था कि एक दिन आएगा जब हम ये भी देखेंगे कि ये जो स्लैक वेरिएबल्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये क्या चीजें हैं। तो वो वक्त आ गया है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में आपको इसका भी आंसर मिलेगा कि ये स्लैक अमाउंट्स होती हैं, ये एक्चुअली इनकी मीनिंग क्या है, क्या ये शो कर रही है। तो ये भी आप लास्ट लेक्चर में इसका भी आंसर मिलेगा। इसको हमने सॉल्व किया, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एम टेक्निक से भी सॉल्व किया था, तो ये आंसर आया था। डुअल सिंप्लेक्स से भी सॉल्व किया था, तो यही आंसर आया था। तो इसमें आपका y1 है 3/4 यानी 0.75, और y2 आपका है 1/2, आप कह सकते हो 0.5, और y3 y4 v1 v2 ये सारे जीरोस, और इसका ऑब्जेक्टिव 21। ये मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व करके ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है प्राइमल का ये दिखाया हुआ है, और ये भी सिंप्लेक्स मेथड से जिसमें एम टेक्निक और डुअल सिंप्लेक्स मेथड दोनों से करके दिखाया। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब आपके पास ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है प्राइमल का, ये डुअल का। तो नेक्स्ट हमने देखना है कि इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में हमें ये डुअल वैल्यूज को देखना है, ये क्या चीज है। स्टार्ट कर दें आज, 6 मिनट हुए हैं जी, बताइएगा। सर कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जी तो ये टॉपिक है ही इंपॉर्टेंट। मैं चाह रहा हूँ एक ही रिकॉर्डिंग में आए, तो इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग का वर्जन भी यूट्यूब पे डालता हूँ मैं, तो इसलिए मैं भी चाहूँगा कि ये नेक्स्ट लेक्चर में आए, ताकि वो रिकॉर्डिंग नए सिरे से हो, पॉइंट के बारे में इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन होगी, और थोड़ा सा गो थ्रू करके कि रेडी मिक्स है, रेडी मिक्स में M1 रिसोर्स M2 रिसोर्स का बताने के बाद मैं इधर आ जाऊंगा, ताकि